आज हम एक ऐसी गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे जो किसी को भी हैरान कर दे। सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक समुदाय को अपने ही सबसे पवित्र भगवान के लिए अपनी ही जमीन खरीदनी पड़े, और वो भी करोड़ों रुपए देकर। हाँ, ये सुनने में ही बहुत अजीब लगता है। हमारे यहाँ डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा का लिखा एक लेख लगा है जिसका शीर्षक है आदिवासी आस्था का सौदा। ये हमें सीधे गुजरात के देव मोगरा पांडुरी माता मंदिर ले जाता है, जो सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लाखों आदिवासियों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। आज की हमारी पड़ताल इसी बात पर है कि जब इस मंदिर के लिए जमीन की जरूरत पड़ी तो आस्था और प्रशासन के बीच ऐसा क्या हुआ कि बात करोड़ों के लेन देन तक पहुंच गई। और देखिए, ये मामला सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का नहीं है। जैसा कि इस लेख में परत दर परत खोला गया है, ये आदिवासी पहचान, उनके संवैधानिक अधिकारों और आस्था के प्रति सरकारी नजरिए के बीच एक बहुत बड़ा तनाव को दिखाता है। अच्छा, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आस्था की भी कोई कीमत होती है, और अगर होती है तो उसे कौन और किस आधार पर तय करता है। स्रोत हमें सरकारी दस्तावेजों और आंकड़ों के जरिए एक ऐसी कहानी बताता है जो बहुत असहज करने वाले सवाल खड़े करती है। चलिए इन्हीं असहज सवालों से शुरू करते हैं। लेख की शुरुआत ही एक ऐसे विरोधाभास से होती है जो दिमाग को झकझोर कर रख देता है। एक तरफ लेखक इशारा करता है कि जब किसी बड़ी कंपनी को कोयला खदान या किसी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए आदिवासियों की जमीन चाहिए होती है तो उसे विकास के नाम पर अक्सर कौड़ियों के दाम पर ले लिया जाता है। बिल्कुल, और इसी के ठीक उलट एक दूसरी तस्वीर पेश की गई है, जब उसी आदिवासी समुदाय को अपने सबसे बड़े आस्था के केंद्र, अपने सबसे पूजनीय स्थल के लिए सिर्फ 5 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ती है तो सरकार उनसे बाजार भाव पर करोड़ों रुपए वसूल लेती है। यहीं पर लेख का जो मूल तर्क है वो टिका हुआ है। ये एक सीधी तुलना है कि सरकार की नजर में प्राथमिकता क्या है, कॉर्पोरेट विकास या समुदाय की आस्था। तो मतलब साफ है, जब उद्योग के लिए जमीन चाहिए तो वो राष्ट्रीय हित है, लेकिन जब समुदाय की आस्था के लिए जमीन चाहिए तो वो एक रियल एस्टेट डील बन जाती है। यही इस लेख का सबसे बड़ा और कड़वा सच लगता है। पर यह सिर्फ एक आरोप है या लेखक ने इसे किसी आधार पर कहा है? नहीं, ये सिर्फ एक भावनात्मक टिप्पणी नहीं है, बल्कि पूरे विश्लेषण का आधार है। लेखक का कहना है कि ये दोहरा रवैया जो है वो नीतियों में झलकता है। एक तरफ जमीन अधिग्रहण कानून है जो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी जमीन लेने की इजाजत देते हैं, और अक्सर आदिवासी समुदाय को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। सही बात है। लेकिन जब वही समुदाय अपने सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल के लिए जमीन मांगता है तो उसे खरीदार की तरह देखा जाता है, एक लाभार्थी की तरह नहीं। ये समझने के लिए कि ये मामला इतना गंभीर क्यों है, हमें शायद पहले ये समझना होगा कि ये देवमोगरा मंदिर आखिर है क्या। ये सिर्फ एक और मंदिर तो नहीं होगा जिसके लिए इतनी बहस हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है। लेख में इसे एक बहुत शक्तिशाली वाक्यांश से समझाया गया है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र का धार्मिक हृदय। अच्छा, ये सिर्फ गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित एक मंदिर नहीं है, बल्कि 3 राज्यों में फैले लाखों आदिवासियों की पहचान और अस्मिता का केंद्र है। साल में एक बार लगने वाले मेले में यहाँ लाखों लोग आते हैं। ये उनके लिए आस्था का सर्वोच्च शिखर है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र का धार्मिक हृदय, ये सुनने में बहुत भारी लगता है। इसका मतलब क्या है? 5वीं अनुसूची क्या है? देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 कुछ आदिवासी बहुल क्षेत्रों को 5वीं अनुसूची के तहत एक विशेष दर्जा देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इन क्षेत्रों की जमीन, संस्कृति और शासन प्रणाली को संवैधानिक संरक्षण मिला हुआ है। सरकारें यहाँ सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती और यहाँ के निवासियों को अपने जल, जंगल और जमीन पर विशेष अधिकार होते हैं। अच्छा, तो जब हम कहते हैं कि ये मंदिर इस संरक्षित क्षेत्र का धार्मिक हृदय है, तो इसका महत्व सिर्फ आध्यात्मिक नहीं रह जाता, ये एक संवैधानिक और सांस्कृतिक धरोहर भी बन जाता है। इसे किसी आम जमीन के टुकड़े की तरह नहीं देखा जा सकता। अच्छा, तो ये मामला और भी पेचीदा है। मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक संवैधानिक रूप से संरक्षित क्षेत्र के भीतर एक सांस्कृतिक धरोहर भी है। अब मुझे समझ आ रहा है कि जमीन के लिए पैसे वसूलने का आरोप इतना गंभीर क्यों है। लेकिन ये सब बातें तो ठीक हैं, पर क्या लेखक के पास इन दावों को साबित करने के लिए कोई सबूत है?
क्या ये सिर्फ एक आरोप है या इसके पीछे कोई सरकारी दस्तावेज भी है? यहीं पर ये मामला सिर्फ एक आरोप से बढ़कर एक तथ्य की शक्ल ले लेता है। लेख में गुजरात सरकार के राजस्व विभाग के एक सरकारी प्रस्ताव यानी रेजोल्यूशन का बाकायदा जिक्र है। रेजोल्यूशन का जिक्र है? हाँ, इसका क्रमांक है RDJMN फाइल 1523 GO और इस पर तारीख है 26 जून 2023। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये एक सार्वजनिक दस्तावेज है। एक सरकारी प्रस्ताव जी। तो उसमें क्या लिखा है? कितनी जमीन और कितनी कीमत? उस दस्तावेज के मुताबिक देवमोगरा मंदिर ट्रस्ट को कुल 1.9079 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई है। 1.9079 हेक्टेयर, ये आम लोगों की भाषा में कितना हुआ? एकड़ या वर्ग मीटर में? ये लगभग 19,079 वर्ग मीटर बनता है। 19,079? हाँ, अगर एकड़ में देखें तो करीब 4.7 एकड़। तो लेख में जो लगभग 5 एकड़ जमीन की बात कही गई है वो इस सरकारी दस्तावेज से पूरी तरह मेल खाती है। ठीक है, जमीन का आंकड़ा तो पक्का हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल कीमत का। 3 करोड़ रुपए का आंकड़ा कहां से आया? क्या ये भी उस सरकारी प्रस्ताव में लिखा है? कीमत का जिक्र सीधे प्रस्ताव में नहीं है, लेकिन लेख बताता है कि ये आंकड़ा कहां से आया। अच्छा। लेखक ने देवमोगरा मंदिर ट्रस्ट के ही एक प्रतिनिधि के वीडियो बयान का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार ने जमीन की दर 1,538 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय की है। 1538 रुपए प्रति वर्ग मीटर? हाँ, और यहाँ का गणित बहुत सीधा है। जब हम 19,079 वर्ग मीटर को 1,538 से गुणा करते हैं तो कुल रकम आती है 2,93,18,282 रुपए। एक सेकंड, 2,93,18,000 मतलब लगभग 3 करोड़ रुपए। उस समुदाय से जिसके संरक्षण के लिए संविधान में इतने विशेष प्रावधान है, ये आंकड़ा तो अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। ये सुन के तो यकीन ही नहीं होता। और कहानी यही खत्म नहीं होती। लेख में ये भी साफ किया गया है कि ये तो सिर्फ जमीन की अनुमानित लागत है। अरे, इसके ऊपर कई तरह के प्रशासनिक शुल्क, टैक्स और दूसरे खर्च भी जोड़ सकते हैं, जिससे ये अंतिम रकम और भी ज्यादा हो सकती है। जैसा कि लेखक तर्क देता है, ये पूरी प्रक्रिया आस्था के केंद्र को एक सेवा भाव के कार्य के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यावसायिक लेन देन, एक प्रॉपर्टी डील के तौर पर देखती है। ये तो वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। ठीक है, मान लिया कि सरकार ने अपनी प्रक्रिया के तहत ये कीमत तय कर दी, लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है। उस समुदाय के अपने नेता कहाँ थे? उनके चुने हुए विधायक, सांसद, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, वो क्या कर रहे थे? क्या किसी ने इस पर आवाज नहीं उठाई? और यही इस लेख का अगला और शायद सबसे चुभने वाला हिस्सा है। लेखक सिर्फ सरकारी नीति पर नहीं, बल्कि आदिवासी समुदाय के अपने राजनीतिक नेतृत्व की चुप्पी पर भी बहुत कठोर सवाल खड़े करता है। लेख में साफ साफ पूछा गया है कि जब आस्था का ये सौदा हो रहा था तो आदिवासी विधायक और सांसद पूरी तरह से चुप क्यों थे? उनकी निष्क्रियता का क्या कारण था? एक मिनट, अगर राज्यपाल के पास इतनी शक्तियां हैं तो ये तो एक आसान हल हो सकता था। किसी ने राज्यपाल से बात क्यों नहीं की? क्या कोई संवैधानिक रास्ता मौजूद था इस रकम को माफ करवाने का? स्रोतों का यही तर्क है। संवैधानिक रास्ता तो था, लेकिन उस रास्ते पर चलने की राजनीतिक इच्छा शक्ति कहाँ थी? लेखक का आरोप है कि आदिवासी सलाहकार परिषद, जिसे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कहते हैं, उसके माध्यम से या सीधे राज्यपाल से अपील करके इस राशि को माफ करवाया जा सकता था। अच्छा। जैसा कि हमने पहले बात की, 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में राज्यपाल के पास असाधारण शक्तियां होती हैं। वो चाहें तो किसी भी सामान्य कानून को इन क्षेत्रों में लागू होने से रोक सकते हैं या उसमें बदलाव कर सकते हैं, पर ऐसा कोई भी प्रयास किया गया हो, इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। ये तो बहुत निराशाजनक बात है। मतलब सिस्टम में सुरक्षा के लिए वॉल्व तो हैं, लेकिन कोई उन्हें इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। और ये मामला सिर्फ राज्यपाल की शक्तियों के इस्तेमाल तक सीमित नहीं है। ये पेसा कानून यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 की मूल भावना के भी खिलाफ जाता है। पेसा कानून। हाँ, पेसा कानून का मूल सिद्धांत तो यही है कि आदिवासी इलाकों में ग्राम सभा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक उनका है। यहाँ तो उनके सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र की जमीन का ही सौदा हो गया और नेतृत्व कथित तौर पर चुप रहा। तो एक तरफ संवैधानिक सुरक्षा है, पेसा जैसा मजबूत कानून है, राज्यपाल की विशेष शक्तियां हैं,
और दूसरी तरफ लेखक के अनुसार इन सब का इस्तेमाल ना करने वाले जनप्रतिनिधि हैं। ये तो बहुत गहरी और परेशान करने वाली बात है। हाँ, और लेख इसी राजनीतिक चुप्पी और निष्क्रियता को रेखांकित करता है। ये दिखाता है कि जमीन का यह आवंटन सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की एक परीक्षा भी थी। विफल रहा। ये सवाल उठता है कि क्या उनके लिए अपने समुदाय की आस्था से ज्यादा जरूरी राजनीतिक मजबूरियां थी? लेख इसका जवाब तो नहीं देता, लेकिन ये सवाल पाठकों के सामने छोड़ देता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? कहानी साफ है। एक तरफ लाखों आदिवासियों की आस्था का सर्वोच्च केंद्र देवोंगोरा माता का मंदिर है, संवैधानिक सुरक्षा का कवच है, और दूसरी तरफ उस मंदिर की जमीन के लिए एक सरकारी रसीद है जिस पर लगभग 3 करोड़ रुपए का आंकड़ा लिखा हुआ है। सही कहा। ये लेख दिखाता है कि ये सिर्फ देवे मोगरा का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये पूरे आदिवासी समाज के सम्मान का, उनकी आस्था के मूल्यांकन का सवाल बन गया है। ये एक प्रतीक बन गया है कि कैसे एक पवित्र स्थल को एक व्यावसायिक संपत्ति की तरह देखा गया। और जब समुदाय के सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों की रक्षा की बारी आई, तो जिन्हें आवाज उठानी थी वे कथित तौर पर खामोश रहे। ये लेख आदिवासी समुदाय के सामने कुछ बहुत बड़े सवाल रखता है। आस्था और व्यापार के बीच की रेखा कहाँ है, और जिन प्रतिनिधियों को समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए चुना गया, उनकी असली भूमिका क्या रही? और शायद इसीलिए स्रोत ये तर्क देता है कि ये मामला एक मिसाल बन गया है, एक केस स्टडी, कि कैसे संवैधानिक सुरक्षा के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और हो सकती है। अगर आस्था के इतने बड़े केंद्र के साथ ऐसा हो सकता है, तो रोजमर्रा के जल, जंगल और जमीन के मुद्दों पर क्या होता होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। और हम आज की इस पड़ताल को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं, जो सीधे स्रोत से ही उठता है और बहुत सोचने पर मजबूर करता है। जो लोग अपने समुदाय की सबसे बड़ी आस्था के केंद्र के लिए एक न्यायपूर्ण कदम नहीं उठा सके, उनसे ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वे जल, जंगल और जमीन जैसे कहीं ज्यादा जटिल और बड़े मुद्दों पर समुदाय के हकों की रक्षा करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद सभी को विचार करना जरूरी है।